हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के टॉपिक मृदा साइंस पर, मृदा विज्ञान पर। गाइस मृदा विज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एग्रीकल्चर 11th 12th या बीएससी जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। गाइस इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करते हैं मृदा विज्ञान की। तो मृदा विज्ञान में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मृदा क्या है। मृदा हमारी अर्थ है, इसके ऊपर की जो लेयर है इसमें छोटी छोटी अर्थ क्रस्ट पाई जाती हैं। इन्हीं अर्थ क्रस्ट की ऊपरी सरफेस को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। अर्थ की ऊपरी सरफेस को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। या आप ऐसा कह सकते हो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। और मृदा का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहा जाता है। अब अध्ययन की बात करते हैं तो केवल क्या अध्ययन ही करेंगे? अध्ययन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट कर लीजिए। यहाँ पे अध्ययन लिख के पॉइंट्स लिखते हैं। अध्ययन में मृदा का जन्म, वर्गीकरण, वर्णन, भौतिक गुण, इत्यादि। मृदा का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। गाइस मृदा विज्ञान जो है, अब हम बात करते हैं मृदा सॉइल वर्ड की। ये वर्ड्स आया कहां से है? गाइस सॉइल वर्ड जो है वो सोलम वर्ड से लिया गया है। सोलम एक लैटिन भाषा का वर्ड है। सोलम क्या है? एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर यानी फर्श। सभी समझ गए होंगे, जहां पर हम खड़े हैं या मकानों में जो मार्बल लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्श। समझ गए हैं? मृदा की डेफिनेशन, मृदा क्या है, या ऐसा कह सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। या जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट की ऊपरी सरफेस को मृदा कहा जाता है। मृदा वर्ड जो है वो सोलम वर्ड से, सॉइल वर्ड जो है वो सोलम वर्ड से लिया गया है। सोलम क्या है? लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर होता है। क्लियर? अब बात करते हैं सॉइल साइंस की। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। गाइस बात करते हैं सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस की दो ब्रांचें हैं, एक तो पेडोलॉजी और दूसरी है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में भी मृदा का अध्ययन किया जाता है और एडोफोलॉजी में भी मृदा का अध्ययन किया जाता है, पर किन पॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है ये डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो भिन्न है। गाइस पहले हम देखते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी में किन पॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है, इसमें नोट कर लेंगे हम। अध्ययन में जन्म, वर्गीकरण और वर्णन। क्या अब ऐसा कह सकते हैं कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा का जन्म, मृदा के वर्गीकरण एवं वर्णन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पेडोल और दूसरा है लोगस। पेडोल का अर्थ होता है सॉइल, लोगस का अर्थ होता है स्टडी। क्या हो गया? स्टडी ऑफ सॉइल। परंतु किस चीज की स्टडी?
फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। क्लियर? पेडोल सॉइल होगा और लोगस स्टडी होगा, स्टडी ऑफ सॉइल हो जाएगा। तो किस चीज की स्टडी होगी? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी कि मृदा का जन्म, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इसका वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। अकॉर्डिंग टू एटोमोलॉजी डेफिनेशन अलग होगी, पर अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी जो है वो क्या हो जाएगा? सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी यानी कि आपने सुना होगा, एक लिखा रहता है ज्यादातर बुक्स में देखा होगा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। कैसा पिंड है? प्राकृतिक पिंड। प्राकृतिक पिंड से तात्पर्य होता है प्रकृति के द्वारा दिया गया या प्रकृति के द्वारा बनाया गया। समझ में आ जाएगा? आप यहां लिख लेना, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी लिखनी, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, देखते हैं। पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? आप लोगों में से कोई बता सकता है? पेडोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? नोट कर लीजिए, वीवी डोकोचेव ने। डोकोचेव ने सबसे पहले पेडोलॉजी वर्ड जो लिया गया वो किसने लिया था? वीवी डोकोचेव ने। लेकिन ये विश्व लेवल की बात हो गई। कौन सी बात हो गई? विश्व लेवल की। अगर इन इंडिया की बात करें तो है JW लेदर इन इंडिया। ठीक है गाइस, तो नोट कर लीजिए, ये हो गया पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का बेसिक क्लियर हो गया है। बात करेंगे हम एडोफोलॉजी में। एडोफोलॉजी में क्या होता है गाइस? इसमें भी अध्ययन ही किया जाता है मृदा का, पर मृदा के किन पॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है वो हम इसमें आपको बता देंगे। नोट कर लीजिए, मृदा का इसमें अध्ययन किया जाता है मृदा के गुण, कौमा, पौधों की वृद्धि, पोषण, उपज। मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के गुण, पौधों की वृद्धि, पोषण, उपज से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एडोफोलॉजी। अब अकॉर्डिंग टू एडोफोलॉजी आप ऐसा कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू एडोफोलॉजी सॉइल इज द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। अकॉर्डिंग टू एडोफोलॉजी सॉइल इज द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट, पौधों के रहने का घर, पौधों के रहने का घर। अकॉर्डिंग टू एडोफोलॉजी सॉइल इज द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट, पौधों के रहने का घर है। गाइस, आपको ये दोनों ब्रांचें हमने अच्छे से क्लियर करा दी हैं। मृदा हमने आपको बता ही दिया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। मृदा में NPK अनुपात, मृदा में NPK अनुपात कितना डाला जाता है या कितना होता है? इससे दो क्वेश्चन निकलेंगे। सबसे पहले तो NPK अनुपात कितना होता है गाइस? 4:2:1। कितना होता है? 4:2:1। कितना डाला जाता है? इतना। कहाँ डाला जाता है? इन इंडिया। होता कितना है? इतना। डाला कितना जाता है? इतना। इससे दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हमने भी देखा है अपने यहाँ की क्या होता है कि किसानों को 2 बोरी यूरिया की जरूरत होती है, और अगर उन्हें कहीं से एक्स्ट्रा मिल जाए 1 बोरी यूरिया तो क्या करते हैं? अपने खेत में डाल देते हैं, या 2 और एक्स्ट्रा मिल जाए तो दोनों की दोनों डाल देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि इससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति जाएगी या आएगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि अगर हम अच्छी खेती करना चाहते हैं, उसमें वृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मृदा की जांच समय से करानी चाहिए। उसमें पोषक तत्वों की कितनी जरूरत है, कितनी मात्रा की जरूरत होती है, अगर उस हिसाब से हम उसको पोषक तत्व दें तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं उसमें मुनाफा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा 1 इंच मृदा, 1 इंच मृदा बनने में कितना समय लगता है? 1 इंच मृदा बनने में कितना समय लगता है? आप लोग बता सकते हैं कोई? 1 इंच मृदा को बनने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 1 महीने? नहीं। 6 महीने? 1 साल? नहीं। 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। कितना लगता है? 800 से 1000 वर्ष। जी हाँ, 1 इंच मृदा की बात कर रहे हैं। 1 इंच मृदा को बनने में कितना टाइम लगता है? 800 से 1000 वर्ष। बिल्कुल, इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग की जनक कौन है? सॉइल टेस्टिंग के जनक कौन है? नोट कर लीजिए, ML ड्रग, ML ड्रग, ML ड्रग। अगला क्वेश्चन देखिए, IISS का पूरा नाम, IISS का पूरा नाम क्या है? IISS का पूरा नाम होता है गाइस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो इनको नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर दे रहे हैं और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है गाइस? वेदरिंग, वेदरिंग क्या है? वेदरिंग आप सब लोग जानते होंगे, सबने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षय। तो वेदरिंग रॉक्स जो होती हैं, हमारी जो रॉक्स होती हैं, उनको क्या होता है कि उनके टूटने फूटने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? वेदरिंग। ये वेदरिंग हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इससे आपको हम मृदा निर्माण के बारे में बता सकें कि आखिर मृदा का निर्माण कैसे हो, किस प्रोसेस से मृदा बनती है। उस हिसाब के लिए हम क्या करते हैं, आपको मृदा वेदरिंग बताएंगे। वेदरिंग जो अपक्षय होता है, अपक्षय से कैसे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे आप कह सकते हो वेदरिंग में कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स के जो टूटने फूटने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? वेदरिंग। या ऐसा कह सकते हो कि चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है। रॉक्स यानी कि चट्टाने, यहां लिख देते हैं रॉक्स यानी चट्टान। ठीक है, ये वेदरिंग हो गया है। वेदरिंग से क्या होगा, और वेदरिंग में जो महत्वपूर्ण तत्व कार्य करते हैं वो 2 फैक्टर कार्य करते हैं। वेदरिंग में जो महत्वपूर्ण फैक्टर कार्य करते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है एक्टिव फैक्टर, नंबरिंग डाल के लिख देते हैं, नंबरिंग एक एक्टिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर में जो है महत्वपूर्ण होता है आपका क्लाइमेट। क्या महत्वपूर्ण होता है? क्लाइमेट। एक्टिव फैक्टर में महत्वपूर्ण होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में कौन कौन सी चीज है? टेम्परेचर, और दूसरा होता है रेन। इसका लॉजिक देख लीजिए। सपोज करें ये हमारी चट्टान है, इस तरीके से ये चट्टान है, इसमें क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम होगा, या
और ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, इस पे फर्क पड़ेगा। और लगातार इस पे कभी बारिश हो रही है, कभी ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कभी फिर बारिश हो रही है, कभी फिर ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, इससे क्या होगा कि रेन है इस पे इफेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये टूटेगी। एक्टिव फैक्टर की बात कर रहे थे, एक्टिव फैक्टर में जो है वो क्लाइमेट में टेम्परेचर एंड रेन ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सपोज करें ये हमारी अर्थ रॉक्स है, इस रॉक्स पे टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वर्षा हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ज्यादा हो रही है, इससे क्या होगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। आप अपने से भी अनुमान लगाओ, आपके ऊपर जैसे बारिश हुई, फिर धूप आई, फिर बारिश हुई, फिर धूप आई, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, निश्चित है इसमें भी काफी सारा इफेक्ट पड़ता है। जो कि अगला पॉइंट है इसमें, इसी में बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बायोस्फीयर में क्या है, एक तो आपका वेजिटेशन, और दूसरा है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ लिख देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ये जो क्या टेम्परेचर कम हुआ, ज्यादा हुआ, बारिश हुई, नहीं हुई, इससे क्या होगा, मौसम के परिवर्तन से क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे हरी घास वगैरह आपने देखा होगा, चट्टानों में छोटे छोटे पेड़े उगने लगते हैं, ऐसे पेड़े उगने लगते हैं, उनसे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं मृदा का निर्माण करने लगते हैं। जैसे ही क्या होगा, वो उनका संगठन टूटेगा, टूटने में पेड़ उगने लगे, उन पेड़ों में क्या होगा कि मृदा का निर्माण, वो क्या होगा, चट्टानों को टूटने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव फैक्टर में दो पॉइंट्स हैं, एक तो क्लाइमेट है, एक बायोस्फीयर है, जिसमें टेम्परेचर, रेन है, और इसमें वेजिटेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा पॉइंट है इसमें पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर पैसिव फैक्टर में क्या होता है, एक तो पेरेंट्स मटेरियल है, और दूसरा है एज ऑफ सॉइल। एज ऑफ सॉइल का तात्पर्य होता है कि जैसे सॉइल का एज देखा जाता है कि वो कितना पुराना है, उससे क्या होगा कि उसके ब्रेक होने में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये एज ऑफ सॉइल और पेरेंट्स ऑफ मटेरियल यानी कि जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। गाइस ये क्लियर हो गया होगा, बेदरिंग की चट्टानों का टूटने की जो प्रोसेस होती है उसको बेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार जो है वो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आप सभी जानते होंगे। अगण्य, अगण्य चट्टान, दूसरी है परतदार चट्टान, और तीसरी है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान इसको कहा जाता है। आगन्य चट्टान, आगन चट्टान क्या होता है गाइस कि हमारा जो लावा होता है, लावा पिघलने के बाद क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में जाके जमा हो गया। तो लावे से पिघलने के बाद जो सॉलिड फॉर्म में जमा होगा उससे बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है, आगन्य चट्टान। गाइस और थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए, टाइम कम लेते हुए हम आपको इनका बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे। ठीक है, यहाँ हम मृदा निर्माण की बात कर रहे हैं जिसमें हम चट्टानों के रॉक्स के बारे में बता चुके हैं, चट्टानों के प्रकार हम आपको क्लियर करा रहे हैं। आगन्य चट्टान जो है तो यहां कह सकते हैं आप लावे से बनी चट्टान, लिख सकते हैं लावे से बनी चट्टान। लावे से जो चट्टान बनी होती है उन्हें आगन्य चट्टान या इन्हें पेरेंट्स रॉक भी कहते हैं, पेरेंट रॉक या मूल चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स रॉक या मूल चट्टान इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, और इनमें जो अर्थ होता है, अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, जो अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे थे हम, 95% भाग इन्हीं चट्टानों से बना रहता है। अर्थ क्रस्ट का मतलब पपड़ी,
पपड़ी। अर्थ क्रस्ट की जो हम बात कर रहे थे वो क्या कहते हैं उसे हिंदी में? पपड़ी। तो पृथ्वी के ऊपर जो पपड़ी बनी जमी रहती है ना, उस पपड़ी या अर्थ के ऊपर का जो भाग होता है वो किन चट्टानों से बना रहता है? आग्नेय चट्टानों से। और ना कितना 95% भाग आग्नेय चट्टानों से ही बना रहता है। ये चट्टानें जो है गाइस वो दो प्रकार की होती है, एक तो अम्लीय होती हैं और एक क्षारीय होती हैं। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार से होती हैं, एक होती है अम्लीय और एक होती है क्षारीय। अम्लीय और एक होती है क्षारीय। अम्लीय चट्टानें क्या है? जो पृथ्वी की सतह या ऊपर आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। अम्लीय में आप ऐसा लिख सकते हैं पृथ्वी की सतह पर जो होती हैं वो अम्लीय, जिनका निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होता है उन्हें अम्लीय कहा जाता है। इनमें सिलिका की जो है वो मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। और ये जो क्षारीय होती हैं ये कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी की निचली सतह पर। निचली सतह पर इनमें जो है सिलिका की मात्रा कम होती है, इनमें अधिक होती है। अम्लीय में कह सकते हो कि पृथ्वी की सतह पर जिनका निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अम्लीय। और इनमें क्या हो? सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। और पृथ्वी की निचली सतह पर जिनका निर्माण होता है वो क्या होती है? क्षारीय। इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। अम्लीय मृदा का एक एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। अम्लीय मृदा का एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट। और क्षारीय मृदा का एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल लिख दी बेसाल्ट। बेसाल्ट। अम्लीय मृदा का एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रेनाइट जो है वो किस से बना होता है? आग्नेय चट्टान है, लेकिन कौन सी है? अम्लीय है। और बेसाल्ट जो है वो भी आग्नेय चट्टान है, लेकिन कौन सी है? क्षारीय है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग परतदार चट्टान की। इसको रफ कर दें। परतदार चट्टान की बात करें तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन चट्टानों के टूटने के बाद जो लावे से जो बनी परतदार चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं। परतदार चट्टान जो है क्या होता है? प्राचीन चट्टानें जो हैं, प्राचीन चट्टानों से जो लावा गया वो जाके परतों में जमा हो गया। परत भाई मतलब इस तरह से परत बाई परत क्या हो गया? जमा हो गया। प्राचीन चट्टानों से जो लावा वहां परतों में जमा हो गया, उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान। या ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन चट्टानों से बनी चट्टानें। प्राचीन चट्टानों से जिनका निर्माण हुआ उन्हें क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बालू पत्थर, बालू पत्थर और जिप्सम इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, प्राचीन चट्टानों से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान कहा जाता है। और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बालू पत्थर। और एक और पॉइंट इसमें कह सकते हैं, जितने भी हमारे फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स या पेट्रोलियम है वो इन्हीं चट्टानों से मिलते हैं। जितने भी हमारे फॉसिल्स और पेट्रोलियम है वो किन चट्टानों से मिलते हैं? परतदार चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है गाइस। अब कायांतरित चट्टान की बात करें तो कायांतरित चट्टान जो है वो ज्यादा हार्ड होती है। कैसी चट्टान होती है? ये हार्ड चट्टान होती है। दोनों, क्योंकि इसका निर्माण इन दोनों चट्टानों से होता है। कायांतरित चट्टान का निर्माण जो है वो इन दोनों चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान के बीच बना जो पदार्थ बनता है, इनके बीच जो प्रक्रिया
ऐसा कह सकते हैं, आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान के निर्माण के दौरान जो पदार्थ बनता है या जिस पदार्थ से जो बनती है उन्हें क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो गाइस इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों चट्टानों के निर्माण के दौरान जो पदार्थ से बनी होती है उन चट्टानों को क्या कहा जाता है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, इन्हें मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संगमरमर। पहले तो ऐसा लिख लेते हैं, इन दोनों चट्टानों से बनी, दोनों चट्टानों के निर्माण से प्राप्त पदार्थ किससे बनी होती है, ये दोनों चट्टानों के निर्माण से प्राप्त पदार्थ से बनी होती हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संगमरमर। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, संगमरमर, जिन्हें हम मार्बल भी कहते हैं, मार्बल कहते हैं इंग्लिश में, जो कि घरों में लगा रहता है। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। या एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला भी लिख सकते हैं गाइस। तो यहां हमने आपको क्या बता दिया, चट्टानों के प्रकार के बारे में, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बता दिया है गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल की। इसको रफ कर देते हैं, सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन, मृदा का संगठन कैसे हुआ, जी हम आपको एक डायग्राम में बता देंगे। संगठन एक ऐसी बना लेते हैं इस तरीके से, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, 50-50% हो जाएगा। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये भी 50-50% हो गया। तो यहां लिख देंगे हम 25%, क्या है ये, सॉइल एयर है, सॉइल एयर है, क्या है, मृदा हवा। ठीक है, यहां लिखेंगे हम 25%, ये क्या है, सॉइल वाटर है, मृदा में उपस्थित पानी है। अब गाइस यहां से इतना पॉइंट ले लेंगे 5%, 5% जो है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं आपके, कार्बनिक पदार्थ, और ये 45% क्या हो गया, खनिज लवण, खनिज लवण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल। यहां से 25% क्या दिया, मृदा हवा है, 25% क्या है, मृदा वाटर है, और 5% कार्बनिक पदार्थ है, और 45% क्या हो गया, खनिज लवण। या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये जो है थोड़ा सा अलग तरीके से किसी किसी बुक में ऐसा दिया रहता है। दूसरा डायग्राम भी देख लीजिए, किसी बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा, इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक जगह लिखा होगा ठोस, एक जगह लिखा होगा रंध्र। ठीक है, अब ठोस को डिवाइड करेंगे, आप समझ गए होंगे कि ठोस इतना एरिया आ जाएगा आपका, ये वाला 25%, ये क्या है, यहां नोट कर लीजिए, कार्बनिक पदार्थ लिख दें, कार्बनिक पदार्थ हैं, कोष्टक में लिख लेंगे 5%, ये क्या है, खनिज लवण है, खनिज लवण कोष्टक में लिख देंगे 45%, हो गया ठोस। अब बात करें अगर रंध्र की, तो रंध्र को भी ऐसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्या है, मृदा हवा जो कि 25% है। अब 25% क्या बचा,
मृदा वाटर यानी कि मृदा पानी कितना है 25% हो गया। 50% प्लस 50% 100%। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे गाइस तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए सॉइल साइंस से संबंधित और भी नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू गाइस।